बोर्ड एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिति आरआरजी, जहां पर हम आपको पूरा का पूरा बायोलॉजी का सिलेबस वन शॉट के फॉर्म में करवा रहे हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज में। ऑलरेडी हार्ड चैप्टर्स पांचों के पांचों आपके स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिति आरआरजी पर सफलता सीरीज की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और आज बात कर रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर की, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, जो मीडियम डिफिकल्टी लेवल का है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं विद ए वेरी स्मार्ट ट्रिक टू लर्न पीबीआर 322। पीबीआर 322 बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है, लेकिन प्रॉब्लम आती है उसकी सारी की सारी क्लोनिंग साइट्स की। तो एक सिंपल ट्रिक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जिससे आप सारी की सारी साइट्स इजीली याद कर पाएंगे। तो ट्रिक है पीटी सर कॉल्स पीयू एंड अमर। तो पीटी से हो गया पीएसटी1, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम आल्सो। पीयू से क्या हो गया पीवीयू1 एंड अमर से हो गया एम्पिसिलिन। तो एम्पिसिलिन के लिए जो साइट्स हैं वो क्या हो गई पीएसटी1 एंड पीवीयू1। क्लियर हो गया बच्चों। अब दूसरी तरफ आते हैं, टेट्रासाइक्लिन के लिए क्या होगा ट्रू बनाना सलाद। तो ट्रू से हो गया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, बनाना से हो गया वाम H1 और सलाद से हो गया साल1। तो ये भी आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, वाम H1 और साल1 किसके लिए है टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंस के लिए। इसी तरह अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो CLA1 और आपको हिंड दिखाई दे रहा है, राइट। तो इसके लिए ट्रिक है क्लास 1 CLA1, इकोनॉमिक्स से हो गया इको R1 एंड हिंदी से हो गया हिंड 3। हिंदी से क्या हो गया बच्चों हिंड 3। इजिली हम ये चीजें याद रख सकते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ क्लोनिंग साइट्स कितनी होती है, चलिए बताइए। टोटल नंबर ऑफ क्लोनिंग साइट्स हैं बच्चों 8 एंड सेलेक्टेबल मार्कर्स कितने हैं 2, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन। होप आप चीजें आपको इजीली याद हो जाएंगी। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस एक बार फिर से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बेटा सबसे पहले बात आती है व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। ये एक ऐसी टेक्निक है जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या एंजाइम्स को यूज किया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स आर यूज, ठीक है। एंजाइम्स कहां से, फ्रॉम दोज ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स और processes which are beneficial useful to human beings। तो उस टेक्निक को बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो गवर्निंग बॉडी है, उसकी डेफिनेशन के हिसाब से बायोटेक्नोलॉजी क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन है नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिजम्स का या उनकी सेल्स का या उनके पार्ट्स का और मोलिकुलर एनालॉग्स का फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेनिफिशियल टू मैनकाइंड। तो ये जो डेफिनेशन है यूरोपियन फेडरेशन की, ये नेचुरल साइंस और उसके इंटीग्रेशन का एक क्लियर कट आइडिया देती है, राइट। अब उसके बाद बात आती है व्हाट आर प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। दो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं बेटा, प्रिंसिपल्स रादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। दो प्रिंसिपल है। पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए था। इंजीनियरिंग, जीन्स की इंजीनियरिंग करनी है, कि अल्टरेशन करना है, चेंजेस करने हैं, है ना। अल्टरेशन का मतलब क्या होता है, चेंजेस। अल्टरेशन ऑफ केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो हमारा ऑर्गेनिज्म है उसका जेनेटिक मटेरियल, वेदर इट्स डीएनए और आरएनए, उसकी केमिस्ट्री को चेंज करना, वो क्या कहलाएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जिसकी वजह से होस्ट ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप चेंज हो जाता है बेटा। क्लियर। और दूसरा जो प्रोसेस है, दूसरा जो प्रिंसिपल है, दैट इज नोन एज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। एक है जेनेटिक और दूसरा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब हमने उसकी केमिस्ट्री तो इंजीनियरिंग, सॉरी, उसकी हमने केमिस्ट्री तो चेंज कर दी जीन्स की। अब इसमें क्या है, इसको मेंटेन करना है। मेंटेन कहाँ पे करना है, मेंटेन इन स्टेराइल कंडीशन, कंटामिनेशन फ्री कंडीशंस, नो कंटामिनेशन। क्योंकि अगर कंटामिनेशन आ गया, इन्फेक्शन हो गया, तो वो अपनी एक्सप्रेशन कंप्लीटली नहीं दे पाएगा कि सिर्फ डिजायर्ड माइक्रोब की ग्रोथ हो या यूकैरियोटिक सेल में लार्ज क्वांटिटी प्रोड्यूस हो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की, चाहे वो हम एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं, चाहे हम एंजाइम्स बना रहे हैं, उनकी लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है बच्चों मेरे। तो दो मेन प्रिंसिपल्स हो गए, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो इंजीनियरिंग या बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। क्लियर बच्चों मेरे, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो एक बार बता दीजिए आप मुझे। कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। आपने इन दिनों बहुत नाम सुना होगा, जीएमओ जीएमओ जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। यहां से भी आपको क्लियर
आइडिया आ जाएगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड कि जीन्स में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा उसमें? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें चेंजेस करने हैं, केमिकल चेंजेस करने हैं। डीएनए आइडेंटिफिकेशन वो किसके हेल्प से होगा? विद डिजायरेबल जीन्स या विद डिजायर्ड जीन्स। उसके बाद क्या करना पड़ेगा हमें बेटा? इस डीएनए को होस्ट में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड सॉरी आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, तभी तो अपने एक्सप्रेशन देगा। एंड देन उसके बाद क्या करेंगे? मेंटेनेंस, कि हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया, उसके बाद जो हमारा डीएनए है जो हमने इंट्रोड्यूस किया उसको उस डीएनए को होस्ट में मेंटेन करके रखना। एंड फाइनली ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू द प्रोजेनी, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर ऑफ दिस इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू नेक्स्ट जनरेशन इनटू प्रोजेनी। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करने के लिए स्टेप्स होते हैं। ठीक है बच्चों मेरे, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है, कोई समस्या है, कोई किंतु परंतु, कोई बट? ठीक है। अब जो पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन, डीएनए आइडेंटिफिकेशन, उसमें क्या करते हैं बेटा? देखो कि भाई दो तरीके से ये हो सकता है। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन करवा दें हम, ट्रेडिशनल तरीके से, ट्रेडिशनल मेथड से हाइब्रिडाइजेशन करवा दें। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि इसमें अनडिजायरेबल जो जीन्स होते हैं, अनवांटेड जो जीन्स होते हैं, वो भी एंटर कर जाते हैं। लेकिन जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें सिर्फ कैसे आएंगे? ओनली डिजायर्ड जीन्स, क्योंकि सेलेक्ट किया है हमने, डिजायर्ड जीन्स एंटर्स। ठीक है बच्चों मेरे, यहां तक कोई कंफ्यूजन? क्लियर हो गई ये बात? तो इन्हीं सब, उसके बाद जो सेकंड स्टेप है कि जो इंट्रोडक्शन था आइडेंटिफाइड डीएनए का होस्ट में, वो वेक्टर की हेल्प से करवाया जाएगा। वेक्टर उसमें यूज किए जाएंगे लाइक प्लाज्मिड, फास्मिड। ठीक है। और उस डिजायर्ड डीएनए को प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। ये मान लो हमारा डिजायर्ड फोर एन डीएनए, जहाँ पे वो मल्टीप्लाई करेगा और सक्सेसफुली अपना काम करना शुरू कर देगा और नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट हो जाएगा। तो ये सारा काम जो प्रोसेस है ज्वाइनिंग की, इंसर्टिंग फॉरेन डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, ये सारा क्या कहलाता है? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। दिस इज नोन एज रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए वाज प्रिपेयर्ड बाय, ये आपको फोटो एनसीईआरटी में दिख गया होगा, आपने देखा होगा, स्टैनले कोहन एंड हार्बर्ट बॉयर। ये दो साइंटिस्ट थे। 1972 में उन्होंने सबसे पहले रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया। किससे बनाया उन्होंने? सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से। उन्होंने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, या हम कह सकते हैं उस पीस, डीएनए के उस पीस को आइसोलेट किया, आइसोलेट कर लिया। ठीक है, ओके। एंड इट वाज लिंक्ड विद, किसके साथ लिंक किया जाता है उसको? वेक्टर के साथ, प्लाज्मिड वेक्टर के साथ उसको लिंक कर दिया। और उसके बाद होस्ट वहां पे उन्होंने क्या लिया? इकोलाई में उसको ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने क्या देखा? इट सक्सेसफुली एक्सप्रेस्ड एंड मल्टीप्लाइड इन इकोलाई, राइट? So this was the methodology used by Cohen and Boyer. अब बात आती है कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए क्या टूल्स यूज किए जाते हैं। व्हाट आर द टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? क्योंकि यहाँ पे जीन्स की मैनिपुलेशन करनी है, तो सबसे पहले जो चीज जरूरी होती है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जगह हम क्या कहेंगे? एंजाइम। एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड, ये पहला टूल होगा। उसके बाद वेक्टर की हेल्प से उसको लाइगेट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, और उसके बाद ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है कॉम्पिटेंट होस्ट में, जहाँ पे वो अपनी एक्सप्रेशन देता है, मल्टीप्लीकेशन करता है। ठीक है बच्चों, याद रहेगा? चलिए, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इसमें सबसे पहले आते हैं। वैसे तो बहुत सारे एंजाइम्स हैं, बट हम बात करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। लाइगेजेस एंजाइम भी है, ज्वाइनिंग एंजाइम भी है, बाकी दूसरे टाइप के एंजाइम्स भी होते हैं, बट मेनली विल डिस्कस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स 1963 में बेटा दो एंजाइम आइसोलेट किए गए, ठीक है, जिनको बाद में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा गया। तो फर्स्ट जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था दैट वाज हिंड 2।
किसने आइसोलेट किया था? चलो अगर किसी को पता है तो बताइए। आइसोलेटेड बाय विलकॉक्स एंड केली। इन्होंने सबसे पहले हिंड 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट किया। ठीक है। प्रेजेंटली मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर नोन। अब हिंड 2 की स्पेशलिटी क्या होती है? इट ऑलवेज, याद रखना, ऑलवेज, आई एम सेइंग ऑलवेज कट डीएनए एट स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस। स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस, वहां पे वो कट करता है जहां पे 6 बेस पेयर्स आर प्रेजेंट। ठीक है। एंड दीज 6 बेस पेयर्स आर नोन एज रिकोजनेशन सीक्वेंस। तो उसको क्या कहा जाता है? रिकोजनेशन सीक्वेंस। क्लियर बच्चों मेरे? ये रिकोजनेशन सीक्वेंस हो गई। ठीक है। Restriction enzyme belong to special class of enzymes called nucleases. Nucleases दो टाइप के होते हैं, endonucleases and exonucleases. तो यहाँ पे भी दो ही हो गए, exonuclease and endonuclease. Exo means outside, जो ends पे कट करे. Endonuclease cut within the sequences. ठीक है। तो यहाँ से sticky ends प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे blunt ends प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर बच्चों? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बताओ? सो एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक है। ठीक है। चलिए, now these restriction endonucleases recognize a specific palindromic sequence. Palindromic nucleotide. Palindromic nucleotide क्या होगा? आप ऐसे याद रखिए, मलयालम। मलयालम, अगर इसको लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे सेम आएगा, या तेजू के पापा के जूते। तो इसी तरह ऐसी सीक्वेंसेस which read same in 5 prime to 3 prime and 3 prime to 5 prime, such sequences are known as palindromic sequence. एक palindromic sequence मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, GAATTC। ठीक है। CTTAAG सेम होगी। लेफ्ट टू राइट भी पढ़ेंगे तो भी सेम है, राइट राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, दोनों तरह सेम होगा। ऐसे सीक्वेंसेस को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहते हैं। याद रहेगा आपको? बताइए फटाफट, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। तो these restriction endonucleases, as I told you, produces sticky ends, cohesive ends. कैसे ये cohesive end काम करेंगे? इस तरह से काम करेंगे। दोबारा से एनसीईआरटी का डायग्राम है कि एंजाइम जो है वो कट करता है डीएनए स्ट्रैंड को एक सेम साइड पे। ठीक है। इको आर1 कट द डीएनए बेसिस बिटवीन सीक्वेंसेस। ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वहां पे कट किया, यहाँ पे कट हो गया। तो इस तरह से स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो गई। स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो गए और डीएनए लाइगेज एंजाइम के हेल्प से इन स्टिकी एंड्स को ज्वाइन कर दिया गया। तो जो नया डीएनए बना उसको क्या कहा जाता है? रिकॉम्बिनेंट। क्लियर बच्चों मेरे? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। स्टिकी एंड्स क्या कर रहे हैं? स्टिकी एंड्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स, फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हमें पता है ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और इन बॉन्ड्स को फिर सील कर दिया जाता है विद हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम। मोलिकुलर ग्लू भी कहा जाता है। जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को मोलिकुलर सीजर्स कहते हैं, डीएनए लाइगेज एंजाइम को मोलिकुलर ग्लू कहा जाता है। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब कट करता है तो डीएनए फ्रेगमेंट्स सेम काइंड के स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हमने ज्वाइन कर दिया विद हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। क्लियर बच्चों? कोई कंफ्यूजन? चलिए, नाउ नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, कैसे इनको नाम दिया जाता है वो भी इंपॉर्टेंट है। नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। चलो, अब कुछ रूल्स हैं वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला क्या है? फर्स्ट लेटर इंडिकेट्स जीनस। तो इकोलाई के लिए ई जीनस हो गया। सेकंड टू लेटर्स स्पेसिफाई स्पीशीज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम व्हिच दे आर आइसोलेटेड। तो ई जीनस हो गया इकोलाई में, सी ओ क्या हो गया? स्पीशीज हो गया। आर, आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रेन, टाइप फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड। एंड लास्ट में जो नंबर है, रोमन नंबर, वो किस ऑर्डर में एंजाइम को आइसोलेट किया गया फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। तो इको R1, इसको नाम दिया गया इकोलाई R1 के। क्लियर बच्चों? कोई कंफ्यूजन? तो अब आपको पता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या है, किस टाइप के एंजाइम्स होते हैं, उनका नोमेनक्लेचर है क्या है, पैलिंड्रोमिक
सीक्वेंसेस क्या होती हैं और किस तरह से काम करती हैं, व्हाट आर मोलिकुलर सीजर्स एंड व्हाट आर मोलिकुलर ग्लूज। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है तो बच्चों मेरे एक बार बता दीजिए मुझे, यहाँ तो कोई समस्या है तो एक बार बता दो मुझे जल्दी से। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि एक रिकम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल बनाने के लिए ये जरूरी है कि वेक्टर और सोर्स डीएनए सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट हो, जिससे जो रिजल्टेंट डीएनए बने उसमें सेम स्टिकी एंड्स हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है एंड दीज स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, जिनको हम डीएनए लाइगेज एंजाइम के हेल्प से जोड़ सकते हैं। क्लियर बच्चों, क्लियर है? चलिए, अब सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स वो कैसे कर सकते हैं? इसके लिए टेक्निक यूज की जाती है बेटा, जिसको कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये क्या होती है कि यहाँ पे इस टेक्निक में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है और फ्रेगमेंट जो है वो मूव करते हैं थ्रू विस्कस मैट्रिक्स। यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो बना होता है जेल का। कॉमनली यूज जो जेल है दैट इज एग्रो जेल, लेकिन पेज पोली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी यूज की जाती है, PAG, पेज। कॉमनली एग्रो जेल यूज किया जाता है विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीवीड। ठीक है बच्चे, क्लियर? सो अगर ओवरऑल समरी की बात करें तो देखिए क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पूरा क्या प्रोसेस हुआ बताइए। सबसे पहले, सॉरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में, नॉट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या हुआ कि डीएनए जो कि नेगेटिवली चार्ज था इट गोट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड, राइट? क्लियर? अब चार्ज सेपरेशन हुआ तो जो लार्जर पार्टिकल फ्रेगमेंट्स थे वो स्लो मूव किए एंड स्मॉलर पार्टिकल मूव फास्टर, so different type of bands are obtained. These bands were separated, right? अब इससे पहले क्या किया गया, स्टेनिंग की हमने। स्टेनिंग किसके हेल्प से की, इथिडियम ब्रोमाइड के हेल्प से। उसके बाद यूवी एक्सपोजर दिया, यूवी एक्सपोजर से ऑरेंज कलर के बैंड्स मिल गए एंड दीज बैंड्स वर सेपरेटेड। क्लियर? यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? अब उसके बाद बात आती है बेटा क्लोनिंग वेक्टर्स की। वेक्टर क्या होता है, सिंपल वर्ड में हम वेक्टर को कैसे समझ सकते हैं? वेक्टर एक ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल है जो कैरी करता है फॉरेन डीएनए को, विच कैरीज फॉरेन डीएनए एंड रेप्लिकेट इनसाइड द सेल। सेल के अंदर अपनी कॉपीज बना देता है, इसलिए इसको व्हीकल डीएनए भी कहा जाता है। नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स आर यूज्ड, जिसमें प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज आर मेन। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि प्लाज्मिड फॉर्म्स ओनली 1 और 2 कॉपीज, जबकि बैक्टीरियोफाज 15 से लेके 100 कॉपीज तक बना देता है। प्लाज्मिड में सबसे कॉमन टाइप का जो प्लाज्मिड हम डिस्कस करते हैं या स्टडी करते हैं दैट इज PBr 322, और इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि कौन से साइट्स के लिए क्या यूज किया जाता है। तो PBr 322 में P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, B फॉर बोलिवियर एंड R फॉर रोड्रिगेज। ये दोनों साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने इसको सबसे पहले स्टडी किया था एंड 322 स्ट्रेन का नंबर है जहां से इसको आइसोलेट किया है। इज इट क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन? प्लाज्मिड एज ए वेक्टर की डिस्कवरी किसने की थी? दैट वाज हेज एंड लेडरबर्ग। तो इन ईच क्लोनिंग वेक्टर देयर आर सर्टेन फीचर्स। तो फीचर्स की बात करें हम किसी भी क्लोनिंग वेक्टर के, तो सबसे पहला जो फीचर होता है दैट इज ORI साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। ये वो एरिया है ना बेटा जहां से प्रोसेस स्टार्ट होती है, जहां पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, उसको हम ORI साइट कहते हैं। दिस वन, दिस इज ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। यहाँ पे एक जो फॉरेन डीएनए का जो पीस है जिसको हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से कट किया था, उसको हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं इनटू द होस्ट, सॉरी वेक्टर फर्स्ट, और वेक्टर में होने के बाद इसको होस्ट में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है जहां पे ये रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपीज बनाता है। क्लियर?
ये दूसरा काम क्या करता है, ओआरआई साइट कंट्रोल्स कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए कि कितनी कॉपीज बनेगी, कॉपी नंबर भी कंट्रोल करता है। तो पहला फीचर क्या हो गया, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट या ओआरआई साइट। सेकंड चीज जो आ जाती है, सेकंड फीचर जो आ जाता है, दैट इज सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर वो जीन जो सेलेक्ट करता है ट्रांसफॉर्मेंट, जीन विच सेलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिजेक्ट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या होते हैं, इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। अगर डीएनए का कोई सेगमेंट होस्ट में इंट्रोड्यूस करवाने के बाद सक्सेसफुली रेप्लिकेट करे, अपनी कॉपीज बनाए, अपना एक्सप्रेशन दे दे, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसफॉर्मेंट। जबकि बाकी सारे क्या कहलाएंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का डिफरेंस आपको समझ में आ गया, क्लियर। या हम कह सकते हैं कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स बने, और ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो ट्रांसफॉर्मेंट की फॉर्मेशन हो। अब जो सेलेक्टेबल मार्कर्स हमने लिए ए कोलाई में, वो क्या लिए, जीन एनकोडिंग फॉर एंटीबायोटिक या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स लिए, ठीक है। नॉर्मल जो इकोलाई सेल्स होती हैं, नॉर्मल इकोलाई सेल्स हैव नो रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स, फॉर एंटीबायोटिक्स, चाहे वो एम्पिसिलिन की बात हो, चाहे वो टेट्रासाइक्लिन की बात हो, दोनों में से किसी के लिए भी उसमें रेजिस्टेंस नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होता है, ठीक है। तीसरा जो फीचर आ जाता है, दैट इज क्लोनिंग साइट। थर्ड फीचर इज क्लोनिंग साइट। अब हमारे पास जो फॉरेन डीएनए है, एलियन डीएनए है, उसको लिंक करने के लिए वेक्टर में कुछ रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं, जिसके ये रिकॉग्निशन साइट किसके लिए है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए। these restriction recognition sites are for restriction enzyme, जिसके हेल्प से वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा, पहचान पाएगा, ठीक है। मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट जनरेट मैनी फ्रेगमेंट्स, जिससे कि प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जीन क्लोनिंग। तो ये जो लाइगेशन है एलियन डीएनए का रेस्ट्रिक्शन साइट पे, इट इज कैरिड आउट विद हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स इस केस में। अब देखो दो चीजें हैं हमारे पास, क्या क्या है, या तो हम फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करें टेट्रासाइक्लिन के साइट्स में, रिकॉग्निशन साइट्स में, जहाँ पे बाम H1 प्रेजेंट है या साल 1 प्रेजेंट है, या हम उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एरियाज में, जहाँ पे PU1 और PST1 है, क्लियर। तो अब मान लीजिए हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। तो उसकी साइट पर हमने उसको लिंक करवा दिया, लाइगेट करवा दिया, उससे क्या होगा, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड इज फॉर्म, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया। नाउ दिस रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेंट। अगर लाइगेशन नहीं हुआ होता तो क्या कहलाता वो, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, है ना। अब एक और वर्ड आता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या आता है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। कैसे ये काम करता है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, कि किसी चीज के इंसर्ट करने से कोई चीज इनएक्टिव हो रही, सिंपल वर्ड में आप ये समझ लीजिए। अब हमने क्या किया, हमने टेट्रासाइक्लिन की साइट्स बाम H1 में फॉरेन डीएनए को हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया, यही किया है हमने बेटा। When foreign DNA is inserted within a gene of bacteria, the gene is inactivated. जीन क्या हो गया, इनएक्टिवेट हो गया। क्यों एक्टिवेट हो गया, ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। बात समझ में आ गई, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इसको कह देते हैं बेटा, ठीक है। सो नाउ रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड जो हमारा बना, दिस रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड ये क्या करेगा, इट लूज tetracycline resistance, it lose tetracycline resistance due to insertional inactivation, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब ये प्लाज्मिड देखो, ये ट्रांसफॉर्म सेल है,
जिसमें रिकॉम्बिनेंट बन गया। ये नॉन ट्रांसफॉर्म सेल है, तो नो रिकॉम्बिनेंट इज फॉर्म। अब यहाँ पे इस न्यूट्रिएंट प्लेट में क्या किया, न्यूट्रिएंट मीडिया डाल के एम्पेसिलिन ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब हमने क्या ऐड किया, एम्पेसिलिन। तो एम्पेसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो गया ना। एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट कॉलोनाइज आर डेवलप्ड बट नॉट टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हुआ। बात समझ में आ गई। जिस एंटीबायोटिक के एरिया में फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो इनएक्टिव हो जाएगा, दूसरे के अगेंस्ट एक्टिविटी शो होगी। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई। तो जब प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस किया गया इकोलाई में, तो तीन तरह की सेल ऑब्टेन हुई हमें, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट विद नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर एंड ट्रांसफॉर्म विद रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में तो क्या हो गया, सीधी सी बात, इसमें तो कोई प्लाज्मिड ही नहीं है, देयर इज नो प्लाज्मिड, वेक्टर ही नहीं है। तो वेक्टर नहीं है तो क्या होगा, नो रेजिस्टेंस, ना एम्पेसिलिन के लिए रेजिस्टेंस, ना टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस। ट्रांसफॉर्म्ड विद नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये दोनों के लिए रेजिस्टेंस फॉर बोथ, एम्पेसिलिन के लिए भी और टेट्रासाइक्लिन के लिए भी। ठीक है, दोनों के लिए रेजिस्टेंट है। और यहाँ पे हमने क्योंकि टेट्रासाइक्लिन के एरिया में फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस किया था, तो दीज आर ट्रांसफॉर्मेंट्स हैविंग रेजिस्टेंस टू एम्पेसिलिन, ओनली टू एम्पेसिलिन बट नॉट टेट्रासाइक्लिन। बात समझ में आई, चलिए, तो ये बात हो गई। उसके बाद हम रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से व्हाट यू से सेलेक्ट कर सकते हैं बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स ऑन एम्पेसिलिन प्लेट। हम क्या कर रहे हैं, या तो एम्पेसिलिन के ऊपर उसको ग्रो करवाएं या टेट्रासाइक्लिन के ऊपर उसको ग्रो करवाएं, दोनों में से एक के साथ उसको ग्रो करवा सकते हैं। तो मान लीजिए हमने टेट्रासाइक्लिन सॉरी एम्पेसिलिन मीडियम के ऊपर उसको ग्रो करवाया, तो जो ट्रांसफॉर्मेंट्स होंगे दे आर ट्रांसफर्ड ऑन टेट्रासाइक्लिन मीडियम। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट जो रिकॉम्बिनेंट है वो कहाँ ग्रो करेगा, ग्रो इन एम्पेसिलिन मीडियम। रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पेसिलिन मीडियम बट नॉट इन टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, जिस पे ग्रो करवा रहे हैं वहां पे ग्रोथ नहीं होगी, दूसरे के अगेंस्ट रिकॉम्बिनेंट ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स है वो दोनों पे ग्रो करेंगे, एम्पेसिलिन पे भी और टेट्रासाइक्लिन पे भी। ये दोनों पे ग्रो करेंगे, एम्पेसिलिन पे भी और टेट्रासाइक्लिन पे भी। तो मतलब क्या हो गया, कंक्लूजन क्या आ रहा है, बताओ कंक्लूजन क्या है इसका। इसका कंक्लूजन क्या है कि वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हेल्प्स टू सेलेक्ट द ट्रांसफॉर्मेंट्स, है ना। और जो इनएक्टिवेटेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है वो क्या करेगा, सेलेक्ट रिकॉम्बिनेंट। तो एक से ट्रांसफॉर्मेंट पता चल गया हमें, एक से हमें रिकॉम्बिनेंट पता चल गया। ठीक है, लेकिन ये पूरी प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या किया गया, अल्टरनेट जो सेलेक्टेबल मार्कर्स थे वो डेवलप किए गए बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस कलर रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। देखो हमारे पास फॉरेन डीएनए है, हमारे पास हमारी बैक्टीरियल सेल है, इकोलाई है। अब एक केस में तो हमने प्लाज्मिड में उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया फॉरेन डीएनए को, एक में फॉरेन डीएनए प्लाज्मिड में इंसर्ट नहीं करवाया गया। तो क्या होगा, जब क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के साथ उसको मिक्स किया जाएगा तो फॉरेन डीएनए के साथ जो प्लाज्मिड था वो व्हाइट कॉलोनीज बनाएगा, जबकि विदाउट प्लाज्मिड इट विल प्रोड्यूस ब्लू कॉलोनीज। तो उससे क्या पता चला, जो हमने लैक जेड इंट्रोड्यूस किया था, अगर आपको लैक ओप्रोन याद है तो वहां पे हमने पढ़ा था जीन क्या था, जेड, बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाता है ना। तो ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड इनटू कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो जीन क्या हो गया, इनएक्टिवेटेड। क्यों इनएक्टिवेटेड, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हमने पढ़ा था अभी कि इंसर्ट करने की वजह से जीन अपना काम नहीं करता।
तो जो कॉलोनीज है वो कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करती, तो व्हाइट कलर इज ऑप्टेन्ड। बट यहाँ पे अगर कोई जीन इंसर्ट ही नहीं किया हमने, तो इट गिव्स ब्लू कलर कॉलोनीज इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। बात में समझ में आ गई कलर रिएक्शन वाली। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है इंसर्ट हो गया, इज इंसर्टेड इनटू सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज, सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज, और इसने इसको इनएक्टिवेट कर दिया। नो कलर इज प्रोड्यूस्ड विद क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। ठीक, चलिए अब बात आती है कि वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके लिए क्या कर सकते हैं? ऐसे जेनेटिक टूल्स हैं पैथोजेंस के जो कि सक्सेसफुली वेक्टर को ट्रांसफर कर सकते हैं इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसका बेस्ट एग्जांपल ही आपको यहाँ पे दिख रहा है, एग्रोबैक्टीरियम फ्यूमिफेशियंस। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर है। इट इज ए रेट्रोवायरस। इट इज ए रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस का मतलब आरएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, है ना? आरएनए जेनेटिक मटेरियल है इसमें। ठीक, अब ये एग्रोबैक्टीरियम फ्यूमिफेशियंस क्या करता है, इसको मैं शॉर्ट में एटी से लिख देता हूँ। एग्रोबैक्टीरियम फ्यूमिफेशियंस डिलीवर करता है डीएनए का एक पीस, जिसको हम क्या कह रहे हैं, टी डीएनए, ट्रांसफर डीएनए। ठीक है, इसमें ये क्या करता है, नॉर्मल प्लांट सेल को, नॉर्मल सेल को ट्यूमर सेल में कन्वर्ट कर देता है। तो एक तरह से ट्यूमर इंड्यूसिंग हो गया। ठीक है, और ये ट्यूमर क्या करते हैं, दीज ट्यूमर प्रोड्यूस केमिकल्स विच आर रिक्वायर्ड बाय पैथोजन। पैथोजन के लिए केमिकल्स प्रोड्यूस कर रही है ट्यूमर सेल्स। ठीक है, अब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, एक सेकेंड, यस, दिस ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, टीआई का मतलब है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड किसका, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का। उसको मॉडिफाई कर दिया। इसमें दो प्रॉपर्टी थी। इसमें प्रॉपर्टीज क्या थी, एक तो ट्यूमर इंड्यूस करने की और एक रेप्लिकेशन की, मल्टीप्लाई करने की। तो इसके ट्यूमर इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी को तो साइलेंस कर दिया, लेकिन रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी को रख लिया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये नॉन पैथोजेनिक है बट ये रेप्लिकेट कर सकता है। ठीक है, नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस जीन ऑफ इंटरेस्ट, कि हमारे काम का मतलब प्लांट्स में इंट्रोड्यूस करके ह्यूमन बीइंग्स के फायदे का, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है ना बेटा, इंटरेस्ट का जीन हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? इसी तरह जो रेट्रोवायरसेस होते हैं जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, रेट्रोवायरस एनिमल्स में भी ये काम कर सकते हैं। दे कैन ट्रांसफॉर्म इन एनिमल्स आल्सो, दे ट्रांसफॉर्म normal cells into cancer cells, normal cells into cancer cells। कैसे, देखो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हमने क्या पढ़ा था, प्रोटो ओंकोजेन्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन जब ये एक्टिव हो जाते हैं तो ओंकोजेनिक हो जाते हैं, कैंसर कोजिंग हो जाते हैं, है ना, कैंसर कोज करते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज किया गया प्लांट, सॉरी, एनिमल्स में। चलिए, तो ये बात हो गई कि किस तरह से वो प्लांट और एनिमल्स में भी उनको ट्रांसफर किया जा सकता है। अब तीसरा जो कंपोनेंट था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वेक्टर्स, उसके बाद कॉम्पिटेंट होस्ट। होस्ट क्या होता है, कॉम्पिटेंट होस्ट, व्हाट इज कॉम्पिटेंट होस्ट, कि जिसमें एबिलिटी हो। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें एबिलिटी हो। देखो, डीएनए क्या है, डीएनए हाइड्रोफिलिक है, डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। अभी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल क्रॉस नहीं कर सकता ना, किसको, सेल मेम्ब्रेन को। लेकिन जब तक ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा तब तक वो इंसर्ट कैसे होगा, होस्ट ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो इसलिए इसको कॉम्पिटेंट बनाया जाता है, इसको कैपेबल बनाया जाता है। कॉम्पिटेंसी क्या है, एबिलिटी है सेल्स की टू टेक अप द फॉरेन डीएनए। तो बहुत सारे मेथड्स हैं इसमें। पहला मेथड क्या यूज कर सकते हैं, केमिकल मेथड होता है। केमिकल मेथड में क्या किया जाता है बेटा, कि जो डाइवेलेंट आयंस होते हैं, जैसे कैल्शियम आयंस, उनको यूज किया जाता है। स्पेसिफिक कंसंट्रेशन डाइवेलेंट आयन की यूज की जाएगी, जिससे
जो एफिशिएंसी है सेल की इंक्रीज कर जाती। क्यों? क्योंकि सेल वॉल में पोर क्रिएट कर देता है एंड फॉरेन डीएनए कैन एंटर इनटू इट। उसके बाद क्या किया जाता है? हीट शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता है। दी सेल्स आर इंक्यूबेटेड। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना उन सेल्स को इंक्यूबेट किया जाता है, पहले आइस पे, देन प्लेसिंग देम इनटू हाई टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 मिनट्स। तो इस ट्रीटमेंट की वजह से बैक्टीरिया जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले लेता है। सो दिस टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज हीट शॉक मेथड। इसको हीट शॉक मेथड भी कहा जाता है। ठीक, ये केमिकल मेथड हो गया, CaCl2 की हेल्प से होता है, ये CaCl2 मेथड भी कहलाता है। तो क्या किया? कॉम्पिटेंसी की वजह से ट्रांसफर हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए का होस्ट सेल कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, होस्ट सेल कॉम्पिटेंट नहीं थी क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक डीएनए मॉलिक्यूल था, तो उसको डाइवेलेंट आयन के हेल्प से ट्रीट कर दिया, होस्ट का नंबर इंक्रीज हो गया, एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, परमेबिलिटी इंक्रीज, नॉट प्रोबेबिलिटी, परमेबिलिटी, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज होगी। ठीक है, फिर बैक्टीरियल सेल में हीट शॉक मेथड दे दिया, डाइवेलेंट कैटायंस दे, फिर हीट किया, इंक्यूबेशन आइस में, फिर हीट, तो ट्रांसफॉर्मेशन कैपेबल हो गया। ठीक, बैक्टीरियल सेल में ये मेथड बहुत इफेक्टिव होता है। प्लांट सेल्स के लिए क्या कर सकते हैं? प्लांट सेल के लिए जीन गन या बायोलिस्टिक मेथड यूज किया जाता है। इसको हम व्हाट यू से फिजिकल मेथड भी कहते हैं बेटा। दिस इज आल्सो नोन एज फिजिकल मेथड। प्लांट सेल में कि हाई स्पीड पे गोल्ड या टंगस्टन की पैलेट विच आर कोटेड विद डीएनए, ठीक है, क्योंकि टंगस्टन नॉन रिएक्टिव है, तो इनमें डीएनए कोटेड है, ये इनको हाई स्पीड पे बम्बार्ड किया जाता है प्लांट सेल पे, तो डीएनए एंटर्स इनटू द होस्ट सेल। इसके अलावा जीन सॉरी एनिमल सेल के लिए क्या यूज किया जा सकता है? एनिमल सेल के लिए माइक्रो इंजेक्शन मेथड यूज किया जा सकता है। माइक्रो इंजेक्शन मेथड इज वेरी इफेक्टिव। इसमें क्या करेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं इनटू द होस्ट सेल, डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रो इंजेक्शन। तो प्लांट सेल के लिए क्या यूज किया था? जीन गन। एनिमल सेल के लिए माइक्रो इंजेक्शन मेथड यूज किया जाता है। इसके अलावा ये तीनों मेथड्स के अलावा एक और टाइप के वेक्टर्स होते हैं जिनको शटल वेक्टर्स कहा जाता है। वेक्टर्स की हमने बात करी थी ना। शटल वेक्टर क्या होता है कि ऐसे वेक्टर हैं जो यूकैरियोट्स में यूज किए जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी यूज हो सकते हैं, बैक्टीरियल सेल में भी इनको यूज किया जा सकता है, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? शटल वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, कोई समस्या है तो बता दो, नहीं है कोई दिक्कत? चलिए, अब इसके बाद बात करते हैं बेटा प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कि ये सारे के सारे जो मेथड हमने पढ़े थे उनको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो तरीका होता है दैट इज डीएनए आइसोलेशन। अब अलग अलग तरह की सेल्स हैं तो उसके लिए अलग अलग तरह के एंजाइम्स यूज किए जाते हैं टू आइसोलेट डीएनए। मान लीजिए हमारे पास है बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल को हम आइसोलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइसोजाइम एंजाइम। हमारे पास है प्लांट सेल, प्लांट सेल में क्या यूज कर देंगे? सेलुलेज एंजाइम हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है फंगल सेल, फंगल सेल के लिए हम क्या यूज कर देंगे? चिटिनेज एंजाइम यूज कर देंगे। मान लीजिए हमारे पास है हिस्टोन प्रोटीन्स या प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स के लिए क्या यूज करेंगे? प्रोटीएजेज एंजाइम्स, है ना। तो जैसी सेल होगी उसी के हिसाब से एंजाइम यूज कर देंगे। राइबो आरएनए है तो राइबो न्यूक्लियस यूज कर देंगे। अब हमने उसको यूज कर लिया, अब उसके बाद चिल्ड इथेनॉल यूज करेंगे। तो जो प्यूरिफाइड डीएनए है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, प्यूरिफाइड डीएनए प्रेसिपिटेट कर जाता है, और उस प्रेसिपिटेट को हम इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस प्रेसिपिटेटेड डीएनए इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड्स, ये थ्रेड्स की फॉर्म में है। ठीक है, इट कैन बी टेकन आउट, इट कैन बी रिमूव्ड बाय स्पूलिंग प्रोसेस। ये जो मैंने पीछे आपको दिखाया था वो क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड स्पूलिंग। ये है प्रोसेस स्पूलिंग की, स्पूलिंग है ये। ठीक, अब हमने डीएनए ले लिया, अब क्या करेंगे? अब उस डीएनए को कटिंग करेंगे, स्पेसिफिक साइज की कटिंग बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स।
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को तो हमने इतना डिस्कस किया है कि शायद आपको सारा याद हो गया होगा अभी तक, कि एक्सोन्यूक्लियस या एंडोन्यूक्लियस यूज करेंगे और उसको डिजाइड कर दे देंगे, ठीक है। और फिर मान लीजिए ये हमारा डिजाइड डीएनए है, ये हमारा वेक्टर है, प्लाज्मिड है, तो उसमें हमने इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया तो नया डीएनए बना, वो क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो अमाउंट है डीएनए का, डिजाइड डीएनए का, वो कम होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अमाउंट को एम्पलीफाई करना पड़ेगा। एम्पलीफाई करना पड़ेगा मतलब इंक्रीज करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक टेक्निक यूज की जाती है जिसको कहते हैं पीसीआर, पॉलीमराइज्ड चेन रिएक्शन। दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय कैरी मूलिस इन 1985। कैरी मूलिस ने इसको डेवलप किया था। 3 स्टेप में प्रोसेस होती है। पहला स्टेप है डिनेचुरेशन, सेकंड इज एनिलिंग एंड थर्ड इज एक्सटेंशन। पहले हाई टेम्परेचर देके जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, जिसको हम डीएस डीएनए कहते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया जाता है। जब हीट करते हैं तो जो पेयरिंग थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, वो टूट जाती है, तो जो डीएनए के स्ट्रैंड है अलग अलग हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। उसके बाद प्राइमर ऐड किया जाता है। व्हाट इज प्राइमर? ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है, शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू कॉम्प्लीमेंट्री टू आर डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है जी। उसके बाद ये काम किया जाता है 50 टू 56 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद एक्सटेंशन के टाइम पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज किया जाता है, और यहाँ पे जो एंजाइम होता है दैट इज टैक पॉलीमरेज। ये थर्मोस्टेबल है, हीट स्टेबल एंजाइम है। तो ये तीनों स्टेप आप यहाँ पे देख रहे हो। डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, पहला स्टेप क्या किया हमने, डीनेचुरेशन किया, तो डीएनए के स्ट्रैंड अलग अलग हो गए। उसके बाद प्राइमर ऐड किया, दैट इज नोन एज एनिलिंग। हीट स्टेबल एंजाइम टैक पॉलीमरेज ऐड किया, दिस टैक पॉलीमरेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया थर्मस एक्विटिकस। ये हीट स्टेबल है, आप कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बन गए। तो थर्ड स्टेप हो गया, दैट इज, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, दिस इज एक्सटेंशन, ठीक। आप जितनी कॉपी चाहिए इसको इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, 2 रेज पावर n। मान लीजिए 4 है, 2 रेज की पावर 4 क्या हो गया, 16। अभी 16 1 आ गया, लेकिन 2 स्टैंड है तो 16 इंटू 2, तो 32 कॉपीज बन गई, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन कि अमाउंट को भी हमने बढ़ा लिया। अब क्या करना पड़ेगा जी, अब करना ये पड़ेगा कि भैया इसको इंसर्ट करना पड़ेगा, इंसर्शन इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था हमारा, उसको होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करना है। तो बहुत सारे मेथड हमने डिस्कस किए थे अभी, जिसके हेल्प से हम उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं इनटू होस्ट सेल, है ना। अब जो ये फॉर्मूला मैंने बताया था अभी आपको, इसके हेल्प से आप डिजाइड नंबर निकाल सकते हैं। तो जो पोलीमराइज चेन रिएक्शन है उसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, फोरेंसिक साइंस में इसको यूज किया जा सकता है, डिजीज के ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जा सकता है, एवोल्यूशनरी स्टडीज में इसको यूज कर सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, और म्यूटेशंस को फाइंड आउट करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। अब इंसर्ट भी कर दिया, इंसर्शन के बाद क्या होगा, ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट, ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट, कि जो डिजायर्ड था वो हमें मिला कि नहीं, ठीक है। कि जो फॉरेन जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस, एप्रोप्रिएट कंडीशंस में वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो क्लोन कर लिया हमने, जो जीन था हमारा इंटरेस्ट का, ऑप्टिमाइज कंडीशन दे दी हमने, और लार्ज स्केल प्रोडक्शन उसका स्टार्ट हो जाता है, जिससे रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स बन जाते हैं। अब ये दो लेवल पे की जा सकती है, स्मॉल स्केल पे की जा सकती है और लार्ज स्केल पे की जा सकती है। स्मॉल स्केल पे ये करेंगे लेबोरेटरी में, लेकिन लार्ज स्केल में ये इंडस्ट्रियल बेसिस पे की जाती है, इंडस्ट्रीज में की जाती है। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन जब होता है तो उसमें दो मेथड, दो टेक्निक नॉर्मली हम यूज करते हैं बेटा, दो मेथड या दो टेक्निक यूज की जाती है। एक को कहते हैं बैच कल्चर और एक को कहते हैं कंटिन्यूअस कल्चर। दोनों में डिफरेंस क्या है, बैच में तो भैया कि डिजाइन एक 100 लीटर का एक अमाउंट डाल दिया, उससे जितना प्रोडक्ट बन गया वो एक पर्टिकुलर लोट हो गया, एक बैच हो गया। कंटिन्यूअस कल्चर में क्या करते हैं, एक तरफ से हम सबस्ट्रेट ऐड करते रहते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती रहती है, वहां से रिमूव करते हैं, कंटिन्यूअसली सबस्ट्रेट इज एडेड, तो प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है,
तो जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं तो बायोरिएक्टर्स यूज किए जाते हैं। बायोरिएक्टर्स क्या है? लार्ज वेसल्स हैं। दीज आर लार्ज वेसल जो नॉर्मली 100 से 1000 लीटर कैपेसिटी के होते हैं, ठीक, जहां पे रॉ मटेरियल इज बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू डिजायर्ड प्रोडक्ट या प्रोडक्ट कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या है? अंडर ऑप्टिमम कंडीशंस, अंडर ऑप्टिमम कंडीशंस। ऑप्टिमम कंडीशंस क्या होती है? ये सारी की सारी चीजें उसमें मेंटेन की जाती है। पीएच, टेम्परेचर, एयर, स्ट्राइल एयर उसमें प्रोड्यूस की जाती है, फोम कंट्रोल सिस्टम, ठीक है ना, ये सारी की सारी चीजें यूज की जाती है। नॉर्मल एक जो बायोरिएक्टर है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। दो टाइप के बायोरिएक्टर्स कॉमनली यूज किए जाते हैं, सिंपल स्टीयरिंग टाइप एंड स्पार्क स्टीयर टाइप टैंक रिएक्टर। तो देखिए इसमें क्या है, मोटर होती है जो इन ब्लेड्स को मूव करती है, स्टराइल एयर सप्लाई की जाती है, स्टीम दी जाती है, पीएच कंट्रोल होता है, एसिड बेस कंट्रोल होता है। दोनों टाइप के बायोरिएक्टर्स में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे फोम की वजह से जो बबल्स बनते हैं वो ऑक्सीजन ट्रांसफर का एरिया बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ये सिंपल आपकी जो वॉशिंग मशीन होती है उसकी तरह काम करती है, ठीक है। तो एक टिपिकल बायोरिएक्टर में क्या क्या होता है? एक एजिटेटर सिस्टम होता है, देयर इज वन एजिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, थर्ड वन इज फोम कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। ये सारे के सारे पैरामीटर्स वहां पे कंट्रोल किए जाते हैं। पीएच कंट्रोल भी होता है, पीएच कंट्रोल सिस्टम, सैंपलिंग पोर्ट होती है, ठीक। तो ये दो टाइप होते हैं। उसके बाद की जाती है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में क्या होगा कि हमने भैया फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस करवा दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, होस्ट में चला गया, कॉम्पिटेंट हो गया होस्ट, और डिजायर प्रोडक्ट भी बन गया। लेकिन उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने से पहले उसकी क्वालिटी चेक की जाती है, सारे पैरामीटर्स उसके चेक किए जाते हैं। इट इज इंक्लूडेड इन डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, ठीक है ना, कि जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे चेक किए जाएंगे। ये ओवरऑल व्यू है जो भी प्रोसेस हमने पढ़ी। देखो एक तरफ हमारे पास क्या थी, डोनर सेल थी जहां से हमने फॉरेन डीएनए आइसोलेट किया, दूसरी तरफ हमारे होस्ट सेल थी, बैक्टीरियल सेल, जहां से हमने प्लाज्मिड लिया। अब सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से दोनों को कट कर दिया और लाइगेज एंजाइम की हेल्प से उनको ज्वाइन करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस करवा दिया होस्ट सेल में, जहां पे ये अपना रेप्लिकेशन शो करेगा और क्लोन्स बना देगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए के। तो नंबर ऑफ कॉपीज आर फॉर्म्ड और उससे डिजायर प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है। लेकिन डिजायर प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने से पहले उसका सेपरेशन, उसकी प्यूरिफिकेशन की जाती है प्रोडक्ट की, विच इज नोन एज डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, ठीक है बच्चों। तो ये आपका चैप्टर था। फिर भी कोई कंफ्यूजन है आपको, कोई इफ बट है, कोई किंतु परंतु आपके दिमाग में है, तो आपको करना क्या है, आपको अपनी स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति के कमेंट सेक्शन में पूछना है बेटा, ठीक है ना। अगर आप अभी चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई ना